हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए आज पढ़ते हैं रैनकाइन साइकिल के बारे में। रैनकाइन साइकिल क्या होती है, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। इसका वर्क डन देखेंगे कैसे निकालते हैं, इसकी एफिशिएंसी देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो चलिए रैनकाइन साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। रैनकाइन साइकिल बेसिकली क्या होती है, ये आपके पास कार्नोट साइकिल की मॉडिफाइड फॉर्म होती है। इससे पहले हम कार्नोट साइकिल बना चुके हैं। कार्नोट साइकिल में क्या एडवांटेज रही और क्या उसकी डिसएडवांटेज रही, वो मैंने वीडियो में बताया था। एक बार फिर बता देता हूँ कि कार्नोट साइकिल जो है वो आपके पास आइडियल साइकिल थी आपके पास, और ये हम लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में इसका यूज़ नहीं हो सकता था कार्नोट साइकिल का किसी भी इंजन के अंदर। तो हमें कोई ऐसी साइकिल चाहिए थी जो इंजन में यूज़ की जा सके, ठीक है, और जिसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा हो। तो इसीलिए हमने कार्नोट साइकिल को मॉडिफाई कर दिया और रैनकाइन साइकिल में चेंज कर दिया, ठीक है। तो रैनकाइन साइकिल अब क्या है, एक आइडियल साइकिल है आपके पास वर्किंग स्टीम प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है रैनकाइन साइकिल की, और ये आपके पास इसमें कुछ डिफरेंस होता है कार्नोट साइकिल के कंपैरिजन में। वो क्या डिफरेंस होता है कि इसको हम जब स्टीम को कंडेंसर के अंदर देते हैं तो उसको ठंडा करते ही चले जाते हैं जब तक सारी की सारी स्टीम कंडेंस होके वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। इसीलिए यहाँ पे इसमें फ़र्क आता है कार्नोट साइकिल के कंपैरिजन में रैनकाइन साइकिल में, ठीक है। और सभी इसमें सेम है। तो मैं बताता हूँ, देखिए इसका पीवी डायग्राम है। ये आपके पास इसका पीवी डायग्राम है। पीवी स्टैंड्स फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम वो डायग्राम, ठीक है। ये इसका पीवी डायग्राम है और ये इसका जो है टीएस डायग्राम है, टेम्परेचर एंट्रोपी। एंट्रोपी को एस से डिनोट करेंगे, टेम्परेचर को टी से डिनोट करेंगे। ये वी और ये पी है आपके पास, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये आपके पास प्रेशर वॉल्यूम है, तो ये आपके पास 1 पॉइंट है, 2, 3 और 4, इस तरह से ये आपके पास फ्लो करेगी स्टीम और वाटर इसमें से। सिमिलर वे से इसमें भी आपके पास ऐसे ही फ्लो करेगी 1, 2, 3, 4, ठीक है। सबसे पहले इसका स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम में क्या है, ठीक है, तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है। पीवी और टीएस डायग्राम में ये आपके पास बॉयलर है, इसके अंदर आपके पास जो है वाटर है, ठीक है। ये बॉयलर में आपके पास वाटर है, और इसमें जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे इसको, तब क्या होगा, ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो जैसे ही हम इसमें स्टीम में कन्वर्ट करेंगे इसको हीट देके, तो यहाँ से स्टीम बाहर निकल के आपके पास टरबाइन के अंदर चली जाएगी। ये आपके पास टरबाइन है, ये आपके पास जनरेटर है, ठीक है। ये आपके पास इसकी शाफ्ट है जिसके साथ जनरेटर और टरबाइन कनेक्ट हैं आपस में। फिर ये आपके पास इसका कंडेंसर है। कंडेंसर क्या काम करता है कि स्टीम को दोबारा से वाटर में कन्वर्ट कर देता है, और बॉयलर क्या काम करता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर स्टीम जाती है और स्टीम को दोबारा से पानी में कन्वर्ट कर देता है कंडेंसर, ठीक है। ये कंडेंसर है। ये आपके पास हॉट वेल है। ये आपके पास इसका एक्सट्रैक्शन पंप है, एक्सट्रैक्शन पंप। और ये आपके पास इसका फीड पंप है जो दोबारा से फीड करेगा पानी को बॉयलर के अंदर। देखिए बॉयलर में क्या होता है, मैंने आपको लेटेंट हीट के बारे में बताया था। लेटेंट हीट क्या होती है, जिसमें आपके पास फेज चेंज हो जाता है सब्सटेंस का, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जैसे आपके पास यहाँ पानी है, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर है, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ी सी लेटेंट हीट और प्रोवाइड करेंगे और ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस के ही ऊपर। मतलब स्टीम का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका फेज चेंज हो गया, वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसका टेम्परेचर सेम रहा। इसका मतलब वो हीट जो हमने दी थी वो कौन सी थी, लेटेंट हीट थी, ठीक है। तो लेटेंट हीट लेके ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टीम आगे आपके पास कहाँ जाती है, ये आपके पास 1 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है, ठीक है। ये आपके पास 3 पॉइंट है
और ये आपके पास 4 पॉइंट है, फिर 4 से 1 पॉइंट। ठीक है, तो स्टीम आगे आपके पास टरबाइन में जाती है। टरबाइन में जाके क्या करती है स्टीम, इसके ब्लेड्स को रोटेट करवाती है। जैसे इसके ब्लेड्स रोटेट करते हैं तो ब्लेड्स आपके पास शाफ्ट के साथ कनेक्ट होते हैं और शाफ्ट आपके पास आगे जनरेटर के साथ कनेक्ट है। तो जैसे ही शाफ्ट रोटेट करती है तो ये जनरेटर में आपके पास बिजली उत्पन्न होती है और हमें बिजली मिल जाती है। ठीक है, तो अब जब ये स्टीम इसको रोटेट करवा देती है तो इसका टेम्परेचर और प्रेशर आपके पास ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, इसीलिए हम जो है ये स्टीम जो है इसका प्रेशर और टेम्परेचर गिर जाता है तो हमें इसको दोबारा पानी में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि स्टीम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये कंडेंसर में हम इसको देते हैं। कंडेंसर क्या काम करता है कि इसको दोबारा से स्टीम को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली कैसे करता है ये कन्वर्ट, इसको ठंडी कर देता है स्टीम को। मतलब स्टीम आपके पास हमें पता है गर्म होती है, तो स्टीम में से हम हीट को बाहर निकाल लेते हैं तो वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, ये आपके पास कोल्ड वाटर इसके अंदर देते हैं पाइप के थ्रू और यहाँ से कोल्ड वाटर बाहर निकल जाता है। कोल्ड वाटर इसकी हीट को गेन करके हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और हॉट वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसी तरह से जब हॉट वाटर के साथ साथ इसकी जो है हीट बाहर निकल जाती है, हीट आपके पास रिजेक्ट हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, हॉट वाटर के साथ साथ, और इसमें जो स्टीम होती है वो आपके पास वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। अब स्टीम वाटर में दोबारा से कन्वर्ट होके आपके पास इसमें इकट्ठी हो जाती है। तो एक्सट्रैक्शन पंप की हेल्प से हम इस वाटर को बाहर निकाल लेते हैं। ये आपके पास हॉट वाटर होता है। ठीक है, क्योंकि लेटेंट हीट इसमें से बाहर निकल जाती है तो स्टीम और वाटर का टेम्परेचर सेम होता है, तो वो वाटर हॉट वाटर होता है और हॉट वाटर को बाहर निकाल लेते हैं एक्सट्रैक्शन पंप की हेल्प से और हॉट वेल में इकट्ठा कर लेते हैं। अब फीड पंप की हेल्प से हम इसमें से भी बाहर निकाल लेते हैं इसको और इसको बॉयलर में दे देते हैं दोबारा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास फ्लो होता है। तो ये आपके पास एक क्लोज साइकिल बन चुकी है। इस तरह से स्टीम और वाटर फ्लो करते हैं। ठीक है जी, तो ये 1 से 2 प्रोसेस है। देखिए 1 से 2 प्रोसेस के अंदर हमारे पास बॉयलर है। ये पीवी डायग्राम के अंदर 1 से 2 प्रोसेस है, इसके अंदर बॉयलर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी लेटेंट हीट आपके पास ऐड हो रही है और इसमें लेटेंट हीट रिजेक्ट हो रही है। मतलब 1 से 2 में आपके पास लेटेंट हीट ऐड हो रही है। लेटेंट हीट ऐड हो रही है, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, कि वाटर और स्टीम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस भी है जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ देखेंगे हम, देखिए 1 से 2 प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब T1 इज इक्वल टू T2 के इक्वल है। सिमिलर वे से 3 से 4 प्रोसेस में लेटेंट हीट बाहर निकल रही है, मतलब ये भी आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो 3 से 4 के अंदर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, T3 इज इक्वल टू T4 के इक्वल है। ठीक है, ये आपके पास पीवी और टीएस डायग्राम। तो 1 से 2 आपके पास, तो ये क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है आपके पास। आइसोथर्मल एक्सपांशन है। ये एक्सपांशन क्यों बोल रहे हैं हम इसको, देखिए वाटर, हमें पता है कि वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है और जब हम इस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, मतलब इसका क्या है, एक्सपांशन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसकी वॉल्यूम बढ़ती है। तो यहाँ से 1 से 2 प्रोसेस के अंदर इसकी वॉल्यूम बढ़ रही है आपके पास। ठीक है, तो 1 से 2 प्रोसेस के अंदर इसकी वॉल्यूम बढ़ रही है, ये आइसोथर्मल एक्सपांशन है। फिर 2 से 3 प्रोसेस है जो आइसोथर्मल आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है। ये आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मैंने बताई थी आपको, वो प्रोसेस होती है जिसमें ना तो सिस्टम के अंदर हीट का एडिशन होएगा और ना ही सिस्टम की हीट बाहर जाएगी, मतलब ना तो हीट का ऐड होएगी और ना हीट रिजेक्ट होएगी। ठीक है, तो ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है और एक्सपांशन का मतलब है कि इसकी वॉल्यूम बढ़ रही है आपके पास। ठीक है, तो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो गया। फिर 3 से 4 प्रोसेस के अंदर लेटेंट हीट इसमें से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास दोबारा से लेटेंट हीट जैसे बाहर निकलेगी तो यहाँ से स्टीम जो है दोबारा से पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो कंप्रेस हो जाएगी स्टीम, जैसे ही ठंडी होएगी तो कंप्रेस हो जाएगी, तो उसकी वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो जाएगी वॉल्यूम। और ये आपके पास कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस हो जाएगी, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस हो जाएगी। और 4 से 1 प्रोसेस के अंदर आपके पास कांस्टेंट
वॉल्यूम प्रोसेस हो जाएगी आपके पास। ठीक है, अब देखिए 1 से 2 के अंदर आपके पास आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर आपके पास सेम है, और 3 से 4 के अंदर आपके पास टेम्परेचर सेम है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसका वर्क डन निकालना है, हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन हमें पता है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि वर्क डन निकालने के लिए हीट सप्लाई निकालेंगे और हीट रिजेक्शन निकालेंगे। तो इस प्रोसेस में हम देखेंगे कि हीट सप्लाई कहाँ कहाँ हो रही है और हीट का रिजेक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक है, देखिए 1 से 2 प्रोसेस के अंदर हीट की सप्लाई हो रही है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे लेटेंट हीट की सप्लाई हो रही है बॉयलर के अंदर। ठीक है, और 4 से 1 प्रोसेस के अंदर आपके पास हीट की सप्लाई हो रही है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इसका 4 से 1 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से एक्सट्रैक्शन पंप क्या कर रहे हैं, इसमें से इसको पानी को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, और तो जब इसमें फीड कर रहे हैं इसको, तो वाटर का ये जो टेम्परेचर है और प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, मतलब इसमें और इसमें हीट का एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो हीट सप्लाई किसके इक्वल होगी आपके पास, हीट सप्लाई किसके इक्वल होगी आपके पास कि प्रोसेस 1-2 के अंदर जितनी हीट सप्लाई हो रही है, ठीक है, और प्लस प्रोसेस 4-1 के अंदर जितनी हीट सप्लाई हो रही है। प्रोसेस 1-2 के अंदर कितनी हीट सप्लाई हो रही है, लेटेंट हीट सप्लाई हो रही है। मैंने बताया था आपको लेटेंट हीट को कैसे लिखते हैं। देखिए लेटेंट हीट, अगर मुझे लेटेंट हीट लिखनी है तो मैं HFG करके लेटेंट हीट को लिखता था, ये लेटेंट हीट है आपके पास। ठीक है, तो लेटेंट हीट, तो यहाँ से 1 से 2 प्रोसेस के अंदर लेटेंट हीट है, मतलब क्या है कि HFG 2 लिखूंगा मैं, क्योंकि 1 से 2 प्रोसेस के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, प्लस में आपके पास 4 से 1 प्रोसेस के अंदर जो हीट ऐड हो रही है, देखिए 4 यहाँ पे 4 ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। मैंने आपको बताया था ये लाइन जो है वो वाटर लाइन होती है, ये लाइन जो होती है वो वेपर लाइन होती है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर सारे का सारा वाटर है, मतलब यहाँ पे जो वाटर की एंथैल्पी होएगी वो कितनी होएगी, HF होएगी, HF4 होएगी। ठीक है, और यहाँ पे वाटर की जो एंथैल्पी होएगी वो होएगी HF1 होएगी। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपके पास हीट एडिशन आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा कि HF1 माइनस में HF4। एक चीज़ और देखनी है आपको यहाँ, वो क्या देखनी है, वो ये देखनी है कि HF1 जो है वो HF2 के भी इक्वल है और HF4 जो है वो HF3 के इक्वल है। ठीक है, तो जब हम एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम देखेंगे उसमें ये देखेंगे कि जो आपके पास वाटर की एंथैल्पी है वो सेम रहती है आपके पास। ठीक है, दोनों इसमें। ठीक है, तो HF1 जो है वो HF2 के इक्वल है, मतलब HF2 के इक्वल है ये, और HF4 जो वो HF3 के इक्वल है ये। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ HFG2 प्लस में HF2 माइनस में HF3। ठीक है, अब देखिए HF1 प्लस में ये HF1 यहाँ पे जो वाटर की एंथैल्पी थी, प्लस में HFG2 प्लस में ये कर दूंगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगी आपके पास, H2 के इक्वल हो जाएगी, जो यहाँ पे एंथैल्पी है उसके इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि HF2 माइनस में, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया, ये माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ से HFG2 माइनस में HF2 और प्लस में HF3 हो जाएगी। ठीक है, रुकिए एक बार, ये प्लस है यहाँ पे और यहाँ पे भी प्लस रहेगा, तो जैसे ही हम इसको बाहर निकाल लेंगे इसमें से तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस में रहेगा ही। ठीक है जी, तो ये जो है आपके पास कि HF2 प्लस में HFG2 ये आपके पास H2 के इक्वल है, माइनस में HF3 के इक्वल है, तो हीट सप्लाई जो है इसके इक्वल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से HFG2 ठीक है और HF2 दोनों को अगर ऐड करेंगे तो H2 के इक्वल हो जाएगा और ये आपके पास हीट सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर वैसे हमें हीट रिजेक्शन निकालना है। हीट रिजेक्शन किसके अंदर होएगा, देखिए
ये प्रोसेस तो आपके पास जो है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, मतलब ना तो हीट इसमें ऐड होगी और ना ही हीट इससे रिजेक्ट होगी 2 से 3 प्रोसेस के अंदर, इसको तो छोड़ दो। इसमें भी हीट एडिशन हुई थी और इसमें भी हीट एडिशन होगी, मतलब हीट का रिजेक्शन 3 से 4 के अंदर हो रहा है। हीट का रिजेक्शन जो है 3 से 4 प्रोसेस के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो हीट का रिजेक्शन कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पे है, हम यहाँ पे खड़े, यहाँ से हीट का रिजेक्शन चालू हुआ है और यहाँ तक हो रहा है, मतलब ये जो है आपके पास लेटेंट हीट का रिजेक्शन हो रहा है, लेटेंट हीट का रिजेक्शन हो रहा है। इन दो लाइंस के बीच में जो भी हीट है आपके पास वो लेटेंट हीट है, ठीक है। तो ये लेटेंट हीट का रिजेक्शन हो रहा है, कितना हो रहा है आपके पास। लेटेंट हीट को मैंने बताया आपको पास कैसे लिखेंगे, HFG, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है, 3 है आपके पास, तो 3 लिख दूंगा, HFG 3, ठीक है। ये आपके पास लेटेंट हीट है, लेकिन लेटेंट हीट ये कंप्लीट नहीं है कि यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं हो रही है, ये इससे कहीं से बीच में हो रही है ये, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ से जो ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0 है। आप मेरी लास्ट लेक्चर जरूर देखें, उसमें मैंने कुछ बेसिक समझाया है रैनकाइन साइकिल के बारे में, ठीक है। तो वो देख के ये देखेंगे तो आप इजीली समझ में आएगा आपको। इसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन 0 होती है और इसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 हो गया, ठीक है। तो इसके बीच में जब ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, मतलब इस पॉइंट के ऊपर भी आपके पास कुछ ना कुछ ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा, ठीक है। और वो ड्राइनेस फ्रैक्शन हमें नहीं पता कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब लेटेंट हीट हम रिजेक्ट हुई है तो वो HFG के इक्वल होगी, HFG 3 इनटू जो ड्राइनेस फ्रैक्शन था उस पॉइंट पे वो x3 पुट कर देंगे हम। तो ये आपके पास हीट रिजेक्शन हुई है। हीट रिजेक्शन अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं तो एक और मेथड है हीट रिजेक्शन का, वो क्या है कि 3 पॉइंट के ऊपर आपके पास एंथैल्पी क्या है, 3 पॉइंट के ऊपर आपके पास एंथैल्पी है H3 माइनस में आपके पास, देखिए 4 पॉइंट के ऊपर आपके पास एंथैल्पी क्या है, ये 4 पॉइंट के ऊपर वाटर है, मतलब यहाँ पे एंथैल्पी क्या होगी, HF4 होगी, तो H3 माइनस में HF4 हो जाएगा, ठीक है। और H3 का फॉर्मूला मैंने बताया था कि HF3 प्लस में X3 HFG3 होता है और माइनस में HF4 होता है, ठीक है। और मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि HF3 इज इक्वल टू HF4 के इक्वल है, मतलब HF3 प्लस में और HF4 माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बच गया क्या आपके पास X3 HFG3, ठीक है। ये आपके पास हीट रिजेक्शन है, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों हीट रिजेक्शन सेम है ना, ठीक है। तो इस ऐसे भी निकाल सकते हो आप हीट रिजेक्शन। इसके बाद हमें वर्क डन निकालना था, तो वर्क डन आपके पास क्या होगा, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन। हीट सप्लाई क्या थी आपके पास, H2 माइनस में HF3 माइनस में हीट रिजेक्शन क्या है X3 HFG3, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, इसका और इसका माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये प्लस हो जाएगा बीच में। इसका मतलब क्या है, देखिए HF3 प्लस X3 HFG3 ये आपके पास H3 के इक्वल हो जाएगा, मतलब H2 माइनस H3 के इक्वल हो जाएगा। ये आपके पास क्या है, किलो जूल पर केजी में आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, वर्क डन आ गया है आपके पास, ठीक है। ये भी किलो जूल पर केजी में आएगा और ये भी किलो जूल पर केजी में आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये क्या है, वर्क डन आ गया आपके पास, मतलब कि H2 माइनस H3 ये क्या है, वर्क डन आ जाएगा आपके पास कि आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप जो हुआ है, ठीक है, वो आपके पास वर्क डन होएगा। आइसेंट्रोपिक का मतलब ये भी है कि कांस्टेंट एंट्रोपी रहेगी, 2 और 3 पे कांस्टेंट एंट्रोपी रहेगी, वो आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। देखिए एफिशिएंसी निकालते हैं हम, वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाई। वर्क डन क्या है आपके पास, H2 माइनस H3 अपॉन में हीट सप्लाई क्या है, H2 माइनस में HF3। ये आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी, ये याद रखनी है आपको, ये एफिशिएंसी आगे यूज होएगी, ये वर्क डन यूज होएगा, ये हीट रिजेक्शन हीट सप्लाई ये यूज होंगे आपके पास। एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, अगर आपके पास हीट ड्रॉप जो आइसेंट्रोपिकली नहीं हो रहा है, मतलब ये हीट जो ड्रॉप हो रहा है वो आपके पास कांस्टेंट एंट्रोपी के ऊपर नहीं हो रहा है, आइसेंट्रोपिकली नहीं हो रहा है, तो वो एक लॉ को फॉलो करेगी स्टीम की, PV की N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को फॉलो करेगी, ठीक है। और इस कंडीशन में आपके पास वर्क डन क्या हो जाएगा, N अपॉन में N माइनस 1 P2V2 माइनस P3V3, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला रैनकाइन के केस में यूज नहीं होगा, रैनकाइन की प्रॉब्लम्स में इसका यूज नहीं होगा,
लेकिन ये आपके पास आगे नोज़ल के प्रॉब्लम्स आप करोगे उनमें जो है ये यूज़ होगा। ठीक है, तो वहाँ हम जो है मास फ्लो रेट निकालने के लिए यूज़ करेंगे। अभी आप सिर्फ इसको ध्यान में रख लीजिए। ठीक है जी, तो ये आपके पास रैनकाइन साइकिल के बारे में था। ठीक है, रैनकाइन साइकिल पूरी मैंने करा दी है यहाँ पे। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।